उत्तर प्रदेश खुद उत्तर देता है। जब बात 2017 से पहले और 2017 के बाद की आती है, उत्तर प्रदेश का हर जिला, हर शहर ये खुद बताता है कि प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से अपराध का ग्राफ कैसे कम होता चला गया। अब इनमें एक नया अध्याय और जुड़ रहा है और वो है अपराध का गढ़ माने जाने वाले पश्चिमी यूपी से अपराधियों के सफाए का। योगी फोर्स का ऑपरेशन बुलेट अपराध के खात्मे में सबसे अहम साबित हो रहा है। बीते 24 घंटे में भी यूपी में 7 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 2 इनामी बदमाश ढेर कर दिए गए। नियम नंबर 1, महिला सुरक्षा। बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। नियम नंबर 2, गौकशी पर अंकुश। इलाज। मेरे से गलती होगी, अब ऐसा कोई दोबारा कोई गुंडागर्दी वाला कोई काम गलत नहीं करूंगा। नियम नंबर 3, अपराध मुक्त प्रदेश। तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। इलाज। 1, 2, 3, 4, 5 एक एक कर अगर आप इन बुलडोजरों को गिनने बैठेंगे तो शायद एक बार में गिन नहीं पाएंगे। ये योगी प्रशासन के सेलिब्रिटी बुलडोजर हैं जो गोरखपुर रेलवे पर 100 से ज्यादा की तादाद में दिखे और सेकंडों के अंदर अपराधियों में दहशत पैदा कर गए। वहीं अब योगी फोर्स के ऑपरेशन क्लीन के तहत बीते 24 घंटे में हुए एनकाउंटर गिनिए। मेरठ, शाहजहांपुर, जालौन, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद और बुलंदशहर। 24 घंटे 7 एनकाउंटर। संदेश सीधा और लाउड है। जहां दीपावली पर आप और हम घरों की सफाई में जुटे हैं, वहीं योगी फोर्स उत्तर प्रदेश से अपराध की सफाई के लिए ताबड़तोड़ बुलेट चला रही है। मेरठ में स्ट्रेचर पर पड़े इस इनामी बदमाश की सांसें थम गई हैं। इसके अपराध का अंत हो चुका है। 25,000 का कुख्यात बदमाश शहजाद उर्फ निक्की को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मासूम बच्चियों के रेप के मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। 9 साल की उम्र से ही शहजाद अपराध के दलदल में फंस चुका था, लेकिन इंतहा तब हो गई जब इसने रेप के बाद एक मासूम बच्ची के घर पर फायरिंग कर दी। बस इसी के बाद योगी फोर्स इसके लिए चौराहे पर यमराज बनकर खड़ी हो गई। चेकिंग अभियान के दौरान इसकी घेराबंदी कर ली गई। आरोपी शहजाद ने फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली इसके सीने को छलनी करते हुए आर पार हो गई। दुष्कर्म के मामले में नाबालिग बच्ची के साथ एक विभत्स घटना इसने की थी, जिसमें दुष्कर्म में इसको सजा हुई थी माननीय न्यायालय द्वारा और 5 साल जेल में रहकर आया था। पुनः जेल से बाहर आने के बाद इसने एक ही महीने के भीतर एक और 7 वर्षीय बच्ची को टारगेट किया। एनकाउंटर में शहजाद तो ढेर हो गया, लेकिन उसके शव को परिवार वालों ने ले जाने से भी इनकार कर दिया। पिता बोले, ऐसी औलाद भगवान दुश्मन को भी ना दे। नहीं, हम नहीं लेना आई। यो छोटी बच्चों को छेड़ा कर रहा था, मेरा तो पिता छूट गया। बोला जी, मैं तो बहुत बढ़िया खुश हूँ। आज मेरा परिवार भी परेशान था, इससे मैं भी परेशान हूँ। मेरठ में शहजाद का एनकाउंटर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपराध वाली तस्वीर को बदलने में एक अहम कार्रवाई है। आंकड़े भी बताते हैं कि योगी फोर्स ने अपराधियों का गढ़ माने जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन बड़े स्तर पर चलाया है। बीते 8 सालों में सबसे ज्यादा पुलिस मुठभेड़ मेरठ जोन में हुई हैं। मार्च 2017 से अब तक पुलिस और बदमाशों के बीच 15,696 मुठभेड़ हुई, जिनमें कुल 255 अपराधी मारे गए हैं। इनमें मेरठ जोन में ही 4,441 मुठभेड़ हुई और 85 बदमाश इस दौरान ढेर कर दिए गए। अब जरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक और जिले में अपराधियों के गिड़गिड़ाने की आवाज को सुनिए। मेरे से गलती होगी, अब ऐसा कोई दोबारा कोई गुंडागर्दी वाला कोई काम गलत नहीं करूंगा। गौकशी करोगे? नहीं जी, गौकशी भी कुछ नहीं करूंगा जी, कोई गलत काम नहीं करूंगा। गौकशी का आरोपी देखिए कैसे योगी फोर्स के सामने घुटने टेक चुका है। अब गौकशी तो छोड़िए, किसी भी अपराध से तौबा करने की कसम खा रहा है। मेरे से गलती होगी, अब ऐसा कोई दोबारा कोई गुंडागर्दी वाला कोई काम गलत नहीं करूंगा।
योगी राज में लूट के आरोपियों का हश्र भी आपके सामने है। दोनों पैर लहूलुहान हैं। पुलिस से मुठभेड़ के बाद चेहरे पर पश्चाताप की लकीरें, पांव में दर्द बता रहा है कि अब कभी ये लूटपाट करने का विचार भी दिमाग में नहीं लाएगा। अपने आप को पुलिस टीम से घिरता हुआ देखकर इसके द्वारा भागते हुए पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसके क्रम में आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। इसके क्रम में इस बदमाश के दोनों पैरों में गोली लग गई है। इसके द्वारा लूटपाट तथा स्नैचिंग की घटनाएं कारित की जाती हैं। पश्चिम से पूरब तक योगी फोर्स अपराधियों का टिकट टू जहन्नुम काट रही है। योगी का अपनी फोर्स को निर्देश साफ है, उत्तर प्रदेश में अपराध बर्दाश्त नहीं। अपराधियों की दवा भले ही बुलडोजर हो, एनकाउंटर हो या कुछ और, अपराध नाम की बीमारी से प्रदेश को मुक्त करना है। कट्टरपंथी देश के अंदर हो या देश के बाहर, वो भारत को बदनाम करने की साजिश रचते रहते हैं। मुजफ्फरनगर का एक ऐसा ही नफरती कमाने के लिए सऊदी अरब गया था, लेकिन वहां बैठकर वो सीएम योगी की खराब छवि करने में जुटा हुआ था। इस दौरान योगी फोर्स उसकी हर हरकत पर नजर गड़ाए बैठी थी, और जैसे ही कट्टरपंथी अल्तमस ने मुजफ्फरनगर की टेरिटरी में कदम रखा, उसकी ऐसी मरम्मत हुई कि अब वो तौबा तौबा कर रहा है। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करे। उस लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो हम भी कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। कांपती जुबान, लड़खड़ाते पांव, तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि योगी फोर्स ने इस कट्टरपंथी की तबीयत से मरम्मत की है। खाकी के कंधे पर लटके इस नफरती का नाम कुर्बान उर्फ अल्तमस है, जो सऊदी अरब में रहते हुए भारत की छवि को खराब करने की साजिश रचा करता था। हद तो तब हो गई जब इस कट्टरपंथी ने सीएम योगी की तस्वीर से छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इतना ही नहीं, आपत्तिजनक पोस्ट मुजफ्फरनगर के कई ग्रुपों में भी भेज दी गई। अल्तमस को लगा था कि सऊदी अरब में उसका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन जैसे ही अल्तमस भारत में लैंड हुआ, योगी फोर्स ने उसकी नफरती सोच की जमकर मरम्मत कर दी। सिर से कट्टरता का भूत उतरा तो अल्तमस अपने किए की माफी मांगने लगा। फिलहाल आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। चथाव थाना क्षेत्र के रहने वाले अल्तमस को वैधानिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया है और कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि कोई भी व्यक्ति जो भी कानून विरोधी कार्य करेगा और कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे या आपत्तिजनक रूप से किसी फोटो को एडिट करके पोस्ट करेंगे, समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेंगे, उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अकेला अल्तमस ही नहीं बल्कि महोबा का एक मिशनरी संस्थान भी देश विरोधी साजिश को लगातार अंजाम दे रहा है। महोबा के इस मिशन स्कूल में सनातन विरोधी पाठ पढ़ाया जा रहा था, जिसका खुलासा उस वक्त हुआ जब यहां पढ़ने वाले एक छात्र ने हिंदू आस्था पर चोट करने के इरादे से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालनी शुरू की। पोस्ट वायरल हुई तो हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। विश्व हिंदू परिषद ने छात्र और मिशनरी स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पोस्ट और इस पोस्ट का विचार उसके दिमाग में कैसे आया, इसके लिए कहीं ना कहीं यह संस्थान दोषी है। इसका जो मैनेजर है और इसका जो प्रिंसिपल है वह पूर्ण रूप से दोषी है। हम लोग यहाँ पर प्रशासन से यह मांग करते हैं कि उनके सभी के विरुद्ध मुकदमा लिखकर उनको तत्काल प्रभाव से जेल भेजा जाए। आई लव बुलडोजर बाबा, ये हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि यूपी से लेकर देश के तमाम राज्यों के सरकारी प्रतिनिधि और पब्लिक का सेंटिमेंट बोल रहा है। सत्ता में आने के बाद जिस तरह सीएम योगी ने बुलडोजर को इंसाफ का प्रतीक बनाकर खड़ा किया है, वो अब आई लव बुलडोजर बाबा के बोल के रूप में सुर्खियां बटोर रहा है, और इन्हीं सुर्खियों के बीच यूपी में बुलडोजर जमकर गरज भी रहा है। प्रदेश अकेला राज्य है जिसने बुलडोजर की कार्रवाई को अक्सरशः सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन के अनुसार अंजाम दिया है। जहां अवैध कब्जा होता है वहां बुलडोजर आता है।
जब अपराधी कानून की हद लांघते हैं तो बुलडोजर सबक सिखाता है। यूपी के संभल में बाबा का बुलडोजर फिर गरज रहा है। जहां सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी मस्जिद को बुलडोजर ने जमींदोज किया। इस अवैध मस्जिद का निर्माण कल की धाम के पास किया गया था, जिसे बुलडोजर ने अब जमींदोज कर दिया है। इस अवैध मस्जिद पर कार्रवाई का आदेश पहले ही जारी हो चुका था। प्रबंधन ने कुछ हिस्सा खुद ही गिरा भी लिया था। अब बाकी बचा काम बुलडोजर ने पूरा कर दिया। इस दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, इसके लिए 3 थानों की पुलिस तैनात रही। ये एक सार्वजनिक पार्क का नंबर था, तो इसमें धारा 67 के तहत तहसीलदार महोदय कार्यालय से बेदखली का आदेश हुआ था। उसके कंप्लेंस में ये कार्रवाई की। इन लोगों ने खुद नहीं हटाया निर्माण, खुद ही ने टाइम दिया था, इन्होंने फिर थोड़ा सा हटा के फिर रुक गए थे। ग्रेटर नोएडा में भी बाबा के बुलडोजर ने 1 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा की जमीन पर बने अवैध कब्जे को मुक्त कराया। जेवर एयरपोर्ट के पास बन रही अवैध कॉलोनियों में बुलडोजर ने अपनी धमक दिखाई। यमुना अथॉरिटी के सीईओ के आदेश पर टप्पल गांव में अवैध कट रहे प्लॉटों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। जिस जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया उसकी अनुमानित कीमत 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। गाजियाबाद में बुलडोजर एक्शन की गूंज सुनाई दी। यहाँ के पॉश इलाकों में शुमार इंदिरापुरम में अवैध निर्माण पर जीडीए का पीला पंजा चला है। शक्तिखंड 1 और शक्तिखंड 2 इलाके में अवैध निर्माण को लेकर कई भूखंडों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। जीडीए ने चेतावनी दी कि इंदिरापुरम सहित पूरे शहर में जहां भी अवैध कब्जे हैं, सब पर बुलडोजर की नजर है। कोई भी अवैध निर्माण पीले पंजे के प्रहार से बचेगा नहीं। बुलडोजर एक्शन की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अलीगढ़ के जवा नगर पंचायत की है। पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर के प्रहार से सरकारी संपत्ति पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर उसे कब्जा मुक्त कराया गया। यहाँ नगर पंचायत की जमीन पर ग्राम प्रधान की मदद से अवैध कब्जा किया गया था। कब्जा धारकों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन जब उन्होंने कब्जा नहीं हटाया तो बुलडोजर को मैदान में उतरना पड़ा। ये जो अवैध अतिक्रमण है वो उस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज हमने शुरू किया है। आज ये जवा कस्बे में हम लोगों ने एक सरकारी दुकान जो नगर पंचायत की संपत्ति थी उसे खाली कराया। संभल वो जिला है जिसे कट्टरपंथियों ने अपने अपराध का अड्डा बना लिया है। इसी जिले के सबसे बड़े मीट कारोबारी पर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसा तो इन कथित कारोबारियों के कार गौकशी गैंग से जुड़ गए। संभल में 37 घंटे से रेड जारी है और इस रेड में एक लाल डायरी मिली है जिसने नेता से लेकर के अधिकारियों तक की नींद उड़ा दी है। हाजी इरफान कुरैशी समाज सेवी, हाजी रिजवान कुरैशी समाज सेवी, हाजी एहतेशाम कुरैशी समाज सेवी, हाजी इमरान कुरैशी समाज सेवी। हाजी ब्रदर्स ने अपने नाम के साथ समाज सेवी शब्द ऐसे छपवा रखा है जैसे समाज सेवा का आबे जमजम इन्हीं के दरवाजे से बहता हो। इनकी समाज सेवा की टंकी ओवरफ्लो हुई तो ईडी, आईटी और सीबीआई की टीमें इनकी करतूतों का हिसाब करने इनके ठिकानों पर आ धमकी। हाजी ब्रदर्स के अलग अलग अड्डों पर पिछले 37 घंटे से छापेमारी चल रही है। जांच टीमों ने समाज सेवा की नींव को खोदना शुरू किया तो उसमें से चोरी, लूट, भ्रष्टाचार और पशु क्रूरता का जिन्न बाहर आ गया। इसमें जो आईटी और अन्य सीबीआई की टीम है उनको मीट फैक्ट्री से एक डायरी मिली है जिसमें बताया जा रहा है कि इस मीट फैक्ट्री में जो भी संलिप्तता रही है इसमें बड़े नेताओं और बड़े अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं, जिसको लेकर फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। अब तक जिस संभल को कट्टरपंथियों का अड्डा माना जा रहा था, उसी संभल से प्रदेश का सबसे बड़ा मीट कारोबारी परिवार जांच के दायरे में आ गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हाजी ब्रदर्स का ये कारोबार करीब 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। जांच के दौरान जो खुलासे हो रहे हैं
वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि हाजी ब्रदर्स दुनिया को दिखाने के लिए समाज सेवी और कारोबारी हैं, जबकि इनका पूरा धंधा चोरी, लूट और भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ा है। हाजी ब्रदर्स पर आरोप है कि उनकी फैक्ट्री में चोरी के पशु काटे जाते थे। जी न्यूज के पास वो FIR की कॉपी मौजूद है, जिससे ये साबित होता है कि हाजी ब्रदर्स के तार भैंस चोर गिरोह से जुड़े हैं। इसके अलावा हाजी ब्रदर्स ने मीट पैकेजिंग के लिए डिब्बे सप्लाई करने वाली कंपनी के 68 लाख रुपए हड़प लिए, जिसके बाद इमरान, रिजवान और रेहान के नाम पर FIR भी हुई थी। साथ ही आरोप यह भी है कि 350 पशु काटने की परमिशन लेकर ये मीट कारोबारी फैक्ट्री में 1500 से अधिक जानवर काटा करते थे। यही वजह है कि ईडी की एक टीम मीट फैक्ट्री भी पहुंची थी। अभी अंदर है 6-7 गाड़ी, क्या बोलते 10-12 गाड़ी अंदर है, 3-4 गाड़ी उधर गई। अच्छा, फैक्ट्री मालिक है वो अंदर है या वास्तव कहाँ पर? मालिक नहीं है, पता नहीं फैक्ट्री मालिक। फैक्ट्री मालिक नहीं है यहाँ पर? तो फैक्ट्री का कोई मैनेजर वगैरह कोई मौजूद है यहाँ पर? कोई नहीं है, कोई भी। 37 घंटे की इस छापेमारी में कई खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो जांच टीम को एक लाल डायरी मिली है, जिसमें संभल के बड़े नेताओं, पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अफसरों के नाम दर्ज हैं, जिनकी शह पर यह मीट कारोबार फल फूल रहा था। साथ ही लाल डायरी से अवैध मीट सप्लायर्स की डिटेल भी मिली है। शायद यही वजह है कि IT और CBI ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाकर हाजी ब्रदर्स के रिश्तेदारों के घर भी छापेमारी शुरू कर दी है। ये यहाँ पर जो मीट कारोबारी संभल के मीट कारोबारी ब्रदर्स हैं, उनके रिश्तेदार का आवास है, और जहाँ पर ये IT की टीम पहुंची है और फिलहाल देखेंगे गाड़ियां खड़ी हुई हैं और यहाँ पर पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो पुलिस फोर्स के जवान हैं वो यहाँ पर आवास पर तैनात हैं, और जो IT और CBI की टीम है वो अंदर मौजूद हैं। बात करते हैं शहबाज शरीफ की, क्योंकि वो जहां जाते हैं उनका चापलूस रवैया परछाई की तरह उनके साथ चलता है। और जब बात ट्रंप की हो तब तो ट्रंप चापलूसी का एक मौका नहीं छोड़ते। लेकिन इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक ही मंच से शहबाज की दोहरी बेइज्जती कर दी है। इसके बावजूद भी वो ट्रंप की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आए। इसकी गवाह खुद इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी बनी, जो शहबाज की चापलूसी लाइव देखकर दंग रह गई। 3000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान जल रहा है, लोगों की लाशें बची हैं, हर कोने में बगावत हो रखी है। अपनी सीमाओं को महफूज रखने की चुनौती है, लेकिन उसी मुल्क के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को देखिए कैसे डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी करते करते नहीं थक रहे हैं। मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा पीस समिट के दौरान वैश्विक बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ की। उसके बावजूद शहबाज शरीफ ट्रंप की जी हजूरी करते नजर आए। इससे यह साबित होता है कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिले या ना मिले, लेकिन शहबाज शरीफ चमचा नंबर 1 का अवार्ड पाने की रेस में कटोरा लेकर सबसे आगे जरूर हो गए। लेकिन कुछ ही देर में ट्रंप ने भारत की तारीफ कर शहबाज को उनकी औकात दिखा दी। जहां शहबाज का रिएक्शन सबसे ज्यादा गौर करने वाला था, उनके चेहरे की कुटिल मुस्कान पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को बयान कर रही थी। वैसे शहबाज ने चमचागिरी की सारी सीमाएं लांघ दी। शहबाज के रिकॉर्ड बुक में यह अब तक का सबसे शर्मनाक किस्सा जुड़ा है। ये बताता है कि गरीबी में यही हालात होते हैं, जिसके सामने कटोरा फैलाओ उसे ना चाहते हुए भी खुश रखना ही पड़ता है। शहबाज को देखकर तो यही लग रहा है कि इनका बस नहीं चल रहा कि डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाटने लगते। मिस्र से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान हुक्मरान ट्रंप के सामने बिछे हुए हैं। मौका था गाजा में अमन बहाली का, जहां दुनिया के कई नेता गाजा की शांति समझौते के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन मियां शहबाज ने इस मंच को ट्रंप की चमचागिरी का मंच बना दिया, वो भी तब जब ट्रंप उनके मुंह पर उनकी ही बेइज्जती कर चुके थे। ट्रंप उनके सामने ही मुल्ला मनीर को फेवरेट बता चुके थे। तब शहबाज का चेहरा देखने लायक था। शहबाज के चमचागिरी वाले चेहरे पर एक बार फिर मोहर लग गई, क्योंकि इसकी गवाह दुनिया बनी। लेकिन भारत और PM मोदी की तारीफ ट्रंप की जुबान से किसी ने बेहद करीब से सुनी। शहबाज की चापलूसी किसी ने सबसे करीब से देखी तो वो थी इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी। इनका रिएक्शन सब कुछ बता रहा है। मेलोनी को शहबाज की बातें सुन इतनी हंसी आ रही थी कि उन्होंने इसके लिए अपने मुंह पर हाथ तक रख लिया। लेकिन कमाल तो देखिए, शहबाज गए तो थे शांति समझौते में शामिल होने, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अफगानिस्तान को धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं दोनों देशों के बीच कोई रिश्ते नहीं है और शत्रुता कभी भी फिर से शुरू हो सकती है। और ये दुश्मनी वाली धमकी तब आई है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री अफगानिस्तान जाना चाह रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान ने ख्वाजा आसिफ का वीजा रिजेक्ट कर दिया। ख्वाजा आसिफ की धमकी पर अफगानिस्तान के बीच हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पहले ही चरम पर है। बलूचिस्तान में विद्रोह के सुर बुलंद हैं। अब अफगानिस्तान से भी दुश्मन मुल्क ने पंगा ले लिया है। सवाल उठता है कि क्या इस भरोसे के पीछे अमेरिका खड़ा है? लेकिन अब ये सपना भी धराशायी होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में सीटों को लेकर जिस तरह का टकराव देखने को मिल रहा है, उससे ज्यादा तनाव वहां बुर्के को लेकर होने लगा। बीजेपी ने डिमांड की थी कि इस बार बुर्के में आने वाली महिलाओं का बुर्का हटाकर चेकिंग की जानी चाहिए, जिस पर चुनाव आयोग सहमत भी है। लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध उस पार्टी ने किया है जो बिहार में चुनाव ही नहीं लड़ रही। जी हाँ, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने बाकायदा चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बुर्के वाली महिलाओं की चेकिंग वाला फैसला बदलने की मांग कर दी है। मतलब जो महिला बुर्के में आएगी उसकी चेकिंग नहीं होनी चाहिए। क्या वोटिंग लाइन में लगे वोटर की चेकिंग नहीं होनी चाहिए? क्या ये नहीं पता किया जाना चाहिए कि जिसके नाम की पर्ची है, वोट देने वाला भी वही शख्स है? इन सवालों पर आपके जवाब भले हाँ में हो, लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं जो नहीं चाहते कि वोटिंग की लाइन में लगे वोटर्स, खासकर मुस्लिम महिलाओं की किसी तरह की चेकिंग हो। कोई नहीं हटाती, ना हिंदू ना मुसलमान। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। मौसम बिहार विधानसभा चुनाव का चल रहा है और इसमें माहौल बना रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव की पार्टी भले ही बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही है, फिर भी उसे चुनाव आयोग के एक फैसले पर घोर ऐतराज है। बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि चुनाव आयोग बुर्के में आने वाली महिला वोटर्स की चेकिंग न करवाए। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने तो चुनाव आयोग के दर पर चिट्ठी भी पहुंचा दी है। चिट्ठी में जो लिखा है उसे ध्यान से देखिए। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि बुर्के वाली महिला वोटर की पहचान आंगनबाड़ी सेविकाओं से कराए जाने और जांच के बाद ही बुर्के वाली महिला मतदाता को मतदान करने संबंधित नए निर्देश वापस लिए जाएं, जिससे देश में पारदर्शी, स्वतंत्र, भयमुक्त, निष्पक्ष चुनाव हो सके। उत्तर प्रदेश में बुर्का पहने मतदाताओं की पहचान के लिए नया निर्देश जारी हुआ है। समाजवादी पार्टी समझती है कि देश धर्मनिरपेक्ष है और किसी भी मतदाता की पहचान उसके धर्म के आधार पर नहीं की जा सकती। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के, पिछड़ी जातियों के वोट्स को काटा गया, उनको चिन्हित करके, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। ये कैसी सोच है कि बुर्के वाली महिलाओं की चेकिंग नहीं होगी तो पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव होंगे? ये पिछले साल नवंबर में हुए यूपी विधानसभा उपचुनाव की तस्वीरें हैं। तब उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला कांस्टेबल ने बुर्का हटवाकर मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग की थी। वोटर कार्ड के चेहरे का वोट देने आई महिलाओं के चेहरे के साथ मिलान किया था। तब समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान धांधली की थी। अब समाजवादी पार्टी ने बिहार चुनाव से पहले ही माहौल बनाना शुरू कर दिया है। बुर्के वाली महिलाएं भी चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ खड़ी हैं, तो वहीं हिंदू महिलाएं चुनाव आयोग के फैसले के साथ हैं। उनका काम है अपना। अब तो बैंक में भी नहीं हटवाते, नहीं हटाती, कोई नहीं हटाती है। हटाने वाली हो ना हटाने वाली हो, सब हटा देती है। कोई नहीं हटाती, ना हिंदू ना मुसलमान। हिंदू महिलाएं भी घूंघट करती हैं और वो भी जाके चुनाव में अपना एक आइडेंटिटी शो करती हैं। ऐसी मुस्लिम महिलाओं को अपनी आइडेंटिटी शो करनी चाहिए। मैं तो इससे चुनाव आयोग के फैसले से पूरी तरह सहमत हूँ। हिंदू महिलाएं मैसेज दे रही हैं कि जब वो वोटिंग लाइन में घूंघट हटाकर चेकिंग करवा सकती हैं, तो मुस्लिम महिलाओं को क्या दिक्कत है? और सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग के लिए 90,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी सेविकाओं की ड्यूटी लगाएगा, यानी पुरुष उनकी चेकिंग करेंगे ही नहीं। फिर भी विवाद खड़ा कर मुस्लिम वोटर्स के मन में शक और शंका पैदा करने की कोशिश हो रही है।